अगर आप क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हुए हो या फिर क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करते हो तो आज के वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्रिप्टो इंडस्ट्री से इस पर कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बड़ी टेंशन दे सकते हैं, एंड दे क्या सकते हैं, बड़ी टेंशन दे रहे हैं। एंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री इस वक्त बड़े सदमे में है। एंड डोंट नो कि इससे बाहर निकलने में इंडस्ट्री को कितना वक्त लगेगा। एक्चुअली दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का जो हाल हुआ है अभी, जिस तरह से एक्सचेंज वो कोलैप्स हो रहा है, काइंड ऑफ स्कैम हुआ है, उसके बाद क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में बड़ा एक डर का माहौल है। जब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ ये हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है, तो ये किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है। एंड फिर FTX ने तो लोगों को ही सॉर्ट ऑफ बेवकूफ बना दिया, अपना टोकन खुद ही से इन्फ्लेट किया, फिर उस पर लोन्स उठाए, एंड अब आप ये देख ही रहे हो कि पूरा एक्सचेंज एक तरह से कोलैप्स हो रहा है। एंड अपने साथ पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है उसको भी इसने बुरी तरह गिरा दिया। बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, मतलब हर जगह मेजर सेल ऑफ है। एंड लगता है कि अभी इसकी पूरी सिचुएशन, मतलब इस पूरी सिचुएशन की वजह से मार्केट में और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। एंड इसीलिए आज मैं आपसे इसी पर बात कर रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, बिकॉज एक फेयरफुल सिचुएशन है इस वक्त इंडस्ट्री में, इसको आपको कैसे हैंडल करना है, आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शंस है, किन चीज़ों से आपको बचना है, क्या करना चाहिए, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। एंड मेरे साथ आज हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। FTX के साथ क्या हुआ है, कैसे एक्सचेंज ने अपने टोकन के प्राइस खुद से बढ़ाए, कैसे इन्फ्लेट किया, ये भी जानेंगे। इसके अलावा इंडियन एक्सचेंजेस के साथ भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है, इस पर भी आज आपसे बात कर रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो, कोशिश करें आप पूरा देखें। वेलकम टू अनकट काशिफ भाई। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बड़ा क्राइसिस वक्त फेस कर रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कोलैप्स हो रहा है। सो आप बताएं कि FTX के साथ क्या हुआ है, मतलब ये पूरा जो इशू है, पूरा जो क्राइसिस है, कैसे क्रिएट हुआ है। सो FTX और बाइनेंस का पहले ही समझने की कोशिश करिए कि कोई बाइनेंस ने FTX को कोई गिराया नहीं है। पहले बाइनेंस को थोड़ा सा इसमें से अलग कर दीजिए। इसको दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि दो धुरंधरों की लड़ाई थी और दोनों में से एक जीत गया और एक हार गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बात को ये सिंपल तरीके से समझिए कि FTX एक्सचेंज जो थी वो वल्नरेबल थी। उसकी वल्नरेबिलिटी किसी को पता नहीं थी। वो दुनिया के अंदर इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो बहुत ही साउंड है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी कंपनी बहुत साउंड है। उसकी वैल्यूएशन जो थी लास्ट राउंड पे 32 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन पे उसने फंड उठाए थे इन्वेस्टर से, जिसमें से सिंगापुर की गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फर्म ने भी उसके अंदर पैसा लगाया। कैनेडियन पेंशन फंड ने FTX के अंदर पैसा लगाया हुआ था। अब इससे अंदाजा लगाओ कि कैनेडियन पेंशन फंड मतलब वहां गवर्नमेंट का पेंशन फंड, और इधर सिंगापुर का एक सिंगापुर की गवर्नमेंट की खुद की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसका पैसा FTX में उन्होंने इन्वेस्ट किया था 32 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन पे। इससे अंदाजा क्या हुआ? इससे अंदाजा ये हुआ कि कंपनी अपने आप को बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोजेक्ट कर रही थी, यहाँ तक कि फुटबॉल के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, ICC 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इसका वो स्पॉन्सर था। हर जगह FTX एक्सचेंज दिख रही थी। तो दुनिया को ऐसा व्यतीत हो रहा था कि अगर दुनिया में दो ही तरीके की एक्सचेंज है, एक FTX और एक बाइनेंस। FTX ने बेसिकली करा क्या कि FTX का खुद का एक नेटिव टोकन था, जो कि आप एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको, अगर आप FTX टोकन को यूज करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट और मार्जिन्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे ज्यादा FTT टोकन का कोई रोल नहीं था। अब ऑब्वियसली बात है कि जब एक्सचेंज इतनी बड़ी दिख रही थी लोगों को, तो लोगों को लगा कि FTT टोकन भी विद टाइम ग्रो करेगा। FTT टोकन की वैल्यू बढ़ती रही। कुछ मार्केट मेकर्स होते हैं, जिनको आप अगर लगा दो, मार्केट मेकर्स की सर्विसेज ले लो, तो वो आपके प्राइस को कंटिन्यूसली लिक्विडिटी प्रदान करते हैं और आपका टोकन कभी भी थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे नहीं आता और हमेशा पंप करता रहता है। तो टोकन वाज परफॉर्मिंग वेल। उस टोकन को उन्होंने पेरेंट कंपनी में एसेट साइड पे डाल दिया। जो उनकी पेरेंट कंपनी थी वो थी अलामेडा रिसर्च। अलामेडा रिसर्च के अंदर 14 बिलियन US डॉलर में से 6 बिलियन US डॉलर FTT टोकन था। बाकी जो था सोलाना और बाकी ऑल्ट कॉइन्स मिला के 3 बिलियन। तो करीब 9 बिलियन के करीब तो उनके पास ऐसा क्रिप्टो था, जो कि अगर उसकी वैल्यू डाउन हो जाए तो 14 बिलियन US डॉलर के जो एसेट दिखा के उन्होंने 32 बिलियन की US डॉलर की वैल्यूएशन दिखाई और मार्केट से पैसा उठाया। मतलब सपोज करो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप घर बना रहे हो और दलदल के ऊपर घर बना रहे हो, तो क्या आपका घर टिकेगा? आपका घर दिखने में तो हो सकता है सुंदर बन जाए, लेकिन नीचे अगर दलदल है तो किसी भी टाइम आपका घर धंस सकता है। तो बाहर से शरीर सुंदर है, आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन अंदर आपको कोई बीमारी है। तो आपका शरीर सामने से स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन अंदर अगर आपके कोई बीमारी है तो आप बहुत दिन तक
हेल्दी जिंदगी नहीं जी पाओगे और किसी भी टाइम आपको बीमारी घेर लेगी। सेम चीज एफटीटी के साथ हुई। वो बैलेंस शीट का जो पन्ना था, जो डिटेल थी, वो मीडिया के हाथ में लग गई किसी तरीके से। वो कॉइन डीसीएक्स एक है, उसके हाथ में लग गई। किसी ने रिलीज करी, ये भी एक मिस्ट्री है कि उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बाहर कैसे आए। एफटीटी कहीं पे भी जैसे बैलेंस शीट रेगुलेशन है नहीं, तो रेगुलेशन जब होती है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बैलेंस शीट जमा करानी पड़ती है। तो आपके पास, आपने बैलेंस शीट जमा नहीं कराई और बैलेंस शीट को आपने जब आपके किसी के सामने आई तो उसमें जब उन्होंने वैल्यूएशन देखी तो ये व्यतीत हुआ कि अरे यार, ये वैल्यूएशन किस बेसिस पे है। तो जब ट्विटर के ऊपर इसकी बहस चलने लगी, वहां से वल्नरेबिलिटी बढ़ी, और 48 से 52 घंटे के अंदर ये मार्केट इतनी डायनामिक है कि एक ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ कि लोगों ने अपने एफटीएक्स टोकन, एफटीटी टोकन सेल करना शुरू करे, और इधर से अपने क्रिप्टो को विड्रॉल करना शुरू किया एफटीएक्स से। ये क्यों ज्यादा पैनिक इस वक्त ज्यादा हुआ? क्योंकि पीछे सेल्सियस गिरा, वॉयेजर गिरा, 3AC कैपिटल, लूना, ये तीन चार रीजंस की वजह से अब क्या होता है कि पैनिक जब भी होता है तो लोगों की एंग्जाइटी बढ़ गई है। लोग अब वेट नहीं करना चाहते, इंतजार नहीं करना चाहते, तो लोगों के अंदर पैनिक हुआ। अब इतना सारा लिक्विडेशन और इतनी सारी आप ये सोचो कि 24 घंटे के अंदर 6 बिलियन यूएस डॉलर की क्रिप्टो निकला एक्सचेंज में से। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाती है। इसको आप समझ लो, लिक्विडिटी को इस तरीके से समझो कि आपके मोहल्ले में जो बैंक होता है, आपको आपके उसके पास अगर टोटल उसके पास 25 करोड़ रुपए उसके खाते में है, और सारे लोग अगर जाके बैंक से पैसा मांग ले, क्या बैंक सबको पैसे दे पाएगा उस दिन? नहीं दे पाएगा। बैंक के पास पैसे होते ही नहीं है कि वो आपको एकदम पैसे प्रोवाइड कर दे। वही काम एक्सचेंज ने करा। आइडियली एक्सचेंज के पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज के पैसे हॉट वॉलेट में होते हैं, रिजर्व्स, उसको कहीं से पैसे लाने नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने विड्रॉल्स को ऑनर नहीं कर पा रहा था, उसने विड्रॉल्स को हॉल्ट करा। बाइनेंस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ पे अगर एक दूसरे नंबर की एक्सचेंज अगर वाइप आउट हो जाती है और अगर वो इसे टेक ओवर कर लेता है, तो दुनिया का 80% जो मार्केट शेयर है वो बाइनेंस के पास आ जाएगा। दुनिया का 80% मार्केट शेयर क्रिप्टो ट्रेडिंग का, आप अंदाजा लगा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? मतलब इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि पूरी इंडस्ट्री का 80% शेयर आपके पास है। काशिफ भाई, इस पूरे एपिसोड की वजह से मार्केट का तो बड़ा बुरा हाल है, आप जानते हो, मतलब पीपल कांट इवन बिलीव कि ऐसा हो गया। सो आगे इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? एंड अब तो ये डील जो है वो भी कैंसिल हो गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इम्पैक्ट जैसे आप देख रहे हो ऑलरेडी वर्स्ट हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ क्या हो सकता है? इससे आप देखो एफटीटी टोकन की वैल्यू ऑलरेडी क्या रह गई है, आप सोलाना की वैल्यू देख लो। इसमें हुआ क्या है कि जो जिन कंपनीज के अंदर सैम बैंकमैन फ्राइड इन्वेस्टेड था, वो टोकन्स भी गिर रहे हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो इस टाइम है। ये आप ये समझिए वर्ष है। इस अगर ये डील मैच्योर नहीं होगी तो लोगों का विश्वास ऑलरेडी एफटीए, कोई ऐसा नहीं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि ये डील मैच्योर नहीं होगी। क्योंकि इस डील के अंदर अल्टीमेटली बाइनेंस ले क्या रहा है, बाइनेंस बाइनेंस को क्या मिल क्या रहा है इसके अंदर? बाइनेंस, जबकि ये बात क्लियर है कि एफटीटी एक्सचेंज अलग रहेगी, एफटीएक्स एक्सचेंज अलग रहेगी, बाइनेंस अलग रहेगा, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है एफटीएक्स पे अब। तो यही कारण है कि आप देख रहे हो कि कहीं पे भी वो बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही, और एफटीएक्स एक्सचेंज से अभी भी लोग विड्रॉल्स कर रहे हैं। दिस इज वेरी सीरियस काशिफ भाई, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इसमें एक बात और आई है कि एफटीएक्स ने अपने नेटिव टोकन एफटीटी को खुद से इन्फ्लेट किया हुआ था, मतलब उसके प्राइसेस खुद से ही बढ़ाए हुए थे। एंड ये तो काइंड ऑफ धोखा हो गया। इतना बड़ा एक्सचेंज खुद से किसी टोकन के प्राइस बढ़ाता है, मतलब ये फिर होता कैसे, ऐसा करते कैसे? इसमें क्या होता है, इसमें ना मार्केट मेकर्स होते हैं। मार्केट मेकर सर्विसेज ये होती है कि सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे मार्केट मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करिए। मार्केट मेकिंग का मतलब ये होता है कि नॉर्मली आपको ऐसा लगता होगा कि जिस दिन जिसके, जैसे सपोज करो मेरे पास एफटीटी टोकन है, तो आपको ये लगता होगा कि मैं जिस दिन चाहूंगा बाय कर लूंगा, जिस टाइम चाहूंगा सेल कर लूंगा। वो जो आपकी चाहत होती है कभी भी बाय और सेल करने की, तो आपको क्या लगता है जब आप चाहते हो बाय करना, तो क्या उसी टाइम पे वहां पे बायर बैठा होता है, सेलर बैठा होता है? राइट। ऐसा नहीं होता है कि आप जब चाहते हो तो उसी टाइम पे वहां पे भी कोई आप ही की रेट पे आपको बेचना चाहे। तो सपोज करो आपको $10 में एफटीटी टोकन लेना है, और सामने भी अचानक ही $10 में आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है सामने वाला बोले कि नहीं जी, मैं तो $12 में दूंगा, ठीक है, या $13 में दूंगा। तो अगर
नॉर्मली अगर आप देखो तो अगर मार्केट मेकर्स ना हो और रियल बायर और सेलर हो अगर एक्सचेंज पे, तो वो इतनी ज्यादा लिक्विड, जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होगी, वॉलेटिलिटी बहुत होगी, और लिक्विडिटी नहीं होगी, राइट। क्योंकि आपके ट्रेड के लिए हो सकता है आपको कहीं कई दिन वेट करना पड़े आपके मन चाहे प्राइस पे, राइट। तो इसलिए मार्केट मेकिंग सर्विसेज होती हैं कि ये आपको लिक्विडिटी प्रदान करते हैं बाइंग और सेलिंग में। आप जो ये देखते हो ना, हर छोटे छोटे लेवल पे बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगे होते हैं, एक स्प्रेड होता है बाय इधर, बाय का और सेल का, दोनों जगह ये मार्केट मेकर्स ही होते हैं जो बाय का स्प्रेड भी और सेल सेल का स्प्रेड भी जो मेंटेन करते हैं, राइट। आपसे बाय भी कर रहे होते हैं और आपको सेल भी कर रहे होते हैं। ये सर्विसेज ये मार्केट मेकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये मार्केट मेकर्स जो है, ये अगर सपोज करिए कि बाइंग के ज्यादा ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, तो बाइंग के अगर खुद ही आप अगर अपने उसको बाय कर रहे हो टोकन को, अगर मार्केट मेकर्स को ये बोल दिया जाए कि यार इस टोकन को थोड़ा पंप करना है, तो मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, उसके बाइंग ऑर्डर लगाते चले जाएंगे और सेलिंग ऑर्डर को कम कर देंगे, सेलिंग प्रेशर को कम कर देंगे। तो बाय का जब प्रेशर ज्यादा होगा और सेलर्स कम होंगे तो क्या होगा, प्राइस पंप हो जाती है। इसको मैनिपुलेशंस कहते हैं। इसी चीज को गवर्न करने के लिए सेबी और ये रेगुलेटर्स जो अपने एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, कर पाते हैं। इन एक्सचेंजेस में कोई रेगुलेटर होता नहीं है, अपने टोकन को पंप एंड डंप करने की और ऑडिट होता नहीं है, रेगुलेटर है नहीं, तो इसका ये फायदा उठाते हैं। तो यही कारण है कि इसको करना बहुत आसान था, इसने किया। और क्योंकि इसने क्यों किया, क्योंकि इसने अपनी बैलेंस शीट पे एफटीटी टोकन्स रखे हुए थे। जब यहाँ एफटीटी की वैल्यू बढ़ी, उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ी। बैलेंस शीट के बेसिस पे उसने मार्केट से 32 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन दिखाई, और 32 बिलियन US डॉलर पे उसने मार्केट से और पैसे उठाए। उन पैसों से वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करा, फुटबॉल को स्पॉन्सर किया, फुटबॉल के वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया, पचासियों चीजें करी। तो ये एक स्पाइरल कर्व बनता गया, इसे लीवरेज कहते हैं। कि बेसिकली सामान आपके पास था 2 रुपए का, और आपने उस 2 रुपए के ऊपर मार्केट से 12 रुपए 10 रुपए की चीज उठा ली। तो इस पूरे हाउस ऑफ, ये जो हाउस आपने दलदल पे बनाया, जो साम्राज्य आप बना रहे थे, लेकिन दलदल की बेस पे बना रहे थे, तो किसी ना किसी दिन तो साम्राज्य को डूबना था। काशिफ भाई, आपने अभी कहा कि जो एफटीएक्स कर रहा है उसकी वजह से किसी ना किसी दिन तो ये होना था। सो क्या सैम बैकमैन फ्रीड को, एसबीएफ को ये पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, कि एक दिन ये सब जो है लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, पोल खुल जाएगी, जो स्कैम सॉर्ट ऑफ चल रहा है, मतलब, या फिर माइंड में कुछ और होगा, कुछ और प्लान था? देखिए, इसको मैं एक एनालॉजी के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर आएगा, वैसे आपको समझ ही नहीं आएगा अयाज भाई। तो इसकी एनालॉजी ये है कि आपने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी और आप मकाओ गए। मकाओ दुनिया की सबसे बड़ी गैम्बलिंग फ्लोर है वहाँ पे। 7 फुटबॉल फील्ड के बराबर वहाँ पे गैम्बलिंग खेली जाती है। सोचो, 7 फुटबॉल फील्ड के बराबर वहाँ टेबल्स लगी हैं। आप गए वहाँ पे, आपको पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि आज आपका दिन है। आपने एक गेम खेली और आपका सिक्का चल गया। आपने कहा यार देखा, आज लग रहा है मेरा ही दिन है। फिर आपने दूसरी टेबल पे गए, फिर खेले, फिर जीते, फिर खेले, फिर जीते, फिर खेले, फिर जीते। फिर आपने दोस्तों को बोला यार आज मेरा दिन है, आज तुम मुझ पे दांव खेल दो। फिर लोगों ने भी आपको पैसे दे दिए, फिर आप खेल रहे हो, फिर जीत रहे हो। होता क्या है लाइफ में, कई बारी आपकी बेट्स जरूरत से ज्यादा पड़ती हैं, तो आपको लगता है आपके अंदर क्षमता है और आप जो करोगे लाइफ में वो सही है। ये कॉन्फिडेंस आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। प्रोबेबली यहाँ पे यही हुआ है, क्योंकि सैम बैंकमैन फ्राइड की अगर आप हिस्ट्री को देखें, वो कुछ भी नहीं था। उसने आर्बिट्राज से, जापान के अंदर कुछ रेट था, अमेरिका के अंदर कुछ रेट था। अमेरिका में महंगा बिकता था, जापान में सस्ता बिकता था। तो किसी कंट्री में जहाँ सस्ता बिकता था वहां से खरीदता था, और जहाँ महंगा बिकता था वहां पे आर्बिट्राज, जो प्राइस डिफरेंस होता था बिटकॉइन का, वहां से उसने मिलियंस कमाए। फिर उसने एक ट्रेडिंग फर्म शुरू करी, और ये करते करते उसको लगा कि जो लीवरेज की गेम है, जो लूप होल्स हैं इस इंडस्ट्री में, उनको उससे बेहतर हार्नेस कोई नहीं कर सकता। लूप होल्स, उन लूप होल्स को हार्नेस किया और एक साम्राज्य बना लिया। लेकिन फिर मेरी वही वाली बात है कि हर एक व्यक्ति को गैम्बलिंग करते वक्त ये लगता है कि उसका आज दिन है, लेकिन दिन आदमी के नंबर्ड होते हैं। हर दिन आदमी का एक जैसा नहीं होता है। वही सैम बैnkman फ्राइड के साथ हुआ।
आई होप आपको मेरी एनालॉजी समझ में आई। काशी भाई, इस पूरे एपिसोड के लिए कॉइनडेस्क की एक रिपोर्ट जो है वो ट्रिगर पॉइंट बनती है। उसने एफटीएक्स की बैलेंस शीट जो है वो रिवील की कि भाई देखो एफटीएक्स क्या कर रहा है, एंड फिर इनकी पूरी जो है वो पोल खुली। सो ये बात थी एफटीएक्स की, बट बाइनेंस की बैलेंस शीट में क्या है ये मैं नहीं पता, वहां अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। एंड फिर हमारे यहाँ भी इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं उनकी भी बैलेंस शीट्स जो है वो कितनी एक्यूरेट होंगी कौन कह सकता है। सो अगर ऐसा लूप होल जो है एफटीएक्स में सामने आ सकता है, तो दूसरे एक्सचेंजेस एंड इवन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी ये हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी तो और चीज की है। सो यूजर्स फिर ट्रस्ट जो है वो कैसे करेंगे किसी एक्सचेंज को? देखिए ऐसा है कि ये इंसिडेंट से क्या होगा कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो सतर्क हो जाएंगी, अपने अपने वो रिजर्व जो है वो पहले तो ये बताएंगी कि जितना यूजर हमारे यहाँ है, जितना वो फंड क्लेम करता है, ये उसके रिजर्व। एक मर्कल ट्री होता है, एक मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो मर्कल ट्री रिजर्व्स के तरीके से वो एक प्रूव करेंगे, एक रिपोर्ट देंगे हर महीने, कि हर महीने की एक रिपोर्ट आया करेगी कि इतने फंड हमारे पास हैं, जितना यूजर है, जितने यूजर के फंड है, ये रहा रिजर्व की रिपोर्ट। आज तक ऐसी रिपोर्ट्स आती नहीं है एक्सचेंजेस के पास से, ये आना शुरू हो जाएगा। और एक्सचेंजेस अपनी बैलेंस शीट और ये बहुत ट्रांसपेरेंट चलेंगी। अब जो डिफरेंस अच्छी एक्सचेंज और दूसरी एक्सचेंज में यही रहने वाला है कि वो कितनी ट्रांसपेरेंट है अपने फाइनेंशियल्स को लेके। और खासकर ये वो एक्सचेंजेस को ज्यादा करना पड़ेगा जिनका नेटिव टोकन है। काशी भाई, एफटीएक्स का नेटिव टोकन एफटीटी क्रैश हो गया। सो इस पर अगर बात करें तो दूसरे एक्सचेंजेस के भी नेटिव टोकन्स है, एंड जिस तरह एफटीटी को खुद से इन्फ्लेट किया गया है, ऐसे कोई दूसरा एक्सचेंज भी अपने जो है वो टोकन्स को इन्फ्लेट कर सकता है। इंडिया में वजीरेक्स का नेटिव टोकन है WRX। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे व्हेन इट कम्स टू नेटिव टोकन्स? देखिए नेटिव टोकन जो होता है वो एक्सचेंज का खुद का होता है। और एक्सचेंज अगर बहुत, जब तक सॉलिड उसका यूज केस ना हो, तब तक नेटिव टोकन के चक्कर में ना पड़े। नेटिव टोकन जनरली एक्सचेंजेस खुद पंप करके रखती हैं। और इसलिए कोई बहुत ही अगर बड़ी एक्सचेंज है और उसका यूज केस बहुत जगह यूज कर रहा है वो उस टोकन का, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सतर्क रहिए। मैं कुछ एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिन्होंने आज तक अपना टोकन लॉन्च नहीं किया, मैं उनकी सराहना करता हूँ। क्योंकि करना बहुत आसान था बट उन्होंने किया नहीं। और आज जब उन्होंने नहीं किया तो अब उनको बनता है कि उनको क्रेडिट दिया जाए कि उन्होंने हार्ड वे चूज किया। टोकन के थ्रू कैपिटल रेज होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपने इस टोकन सेल किया और टोकन के थ्रू मनी जनरेट हुई, तो ये एक फंड रेजिंग का तरीका होता है। लेकिन ये रिस्क की तरीका भी होता है, क्योंकि अगर आपका टोकन बैठ गया तो वही हाल जैसे आज एफटीटी का हम देख रहे हैं, वही हाल होता है। तो आपसे सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी छलावे में या किसी भी प्रॉमिस में ना पड़े। और इन सारे चीजों को समझिए कि ये शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं। ये सारी कंपनीज जो है ना, ये एक तरह की सिक्योरिटीज हैं। जैसे आप शेयर्स के अंदर संभल के चलते हो, रीड योर डॉक्यूमेंट केयरफुली, वो सुनते हो आप टीवी पे, रेडियो पे, सरकार बोलती है ना, बिफोर इन्वेस्टिंग रीड योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सिमिलरली ये सारी शेयर्स हैं, इनके पीछे लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो पब्लिक गुड है, पब्लिक कमोडिटी है। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा पब्लिक गुड है जिसका कोई कंट्रोल नहीं करता, जिसका कोई सीईओ नहीं है, जिसका कोई फाउंडर नहीं है, जिसके कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, जिसकी कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। मतलब बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपका और बिटकॉइन का डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, अगर आप एक्सचेंज के थ्रू जाते हो तो काउंटर पार्टी रिस्क है। ठीक है, तो काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है बिटकॉइन के अंदर, तो अगर आप उसकी सेल्फ कस्टडी करते हो तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको 100 रुपए के 100 रुपए इन रिस्की सिक्योरिटीज में मत लगाइए। बहुत 5% से ऊपर का आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इनका, 5 से 10। क्योंकि मैं आपको आज एक चीज बताऊं कि आने वाले 50 सालों में आज जितने भी आप नाम देखते हो, आपको ये दिखेंगे ही नहीं। आपको ये देखना है कि यार मुझे आने वाले समय के लिए कौन सा ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं जो 50 साल बाद भी दिखेंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल की है, तो 80 साल या 70 साल में आप किस पे आपको लगता है? अगर आपको लगता है यार वो नहीं होंगे जिनमें मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर आपने अपने आप खुद ही आंसर दे दिया। देखिए जो बहुत ही छोटी जिनका मार्केट कैप होता है उनको करना बहुत आसान होता है। जिनका मार्केट कैप बड़ा होता है, जो ब्लू चिप्स होते हैं, ब्लू चिप से मेरा मतलब है जिनका मार्केट कैप बिलियंस में होता है, उनको करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। क्योंकि जिसकी छोटी मार्केट कैप है उसका मतलब ये कि थोड़े से यूजर जाएंगे और उसके प्राइस के ऑर्डर को लगाएंगे,
तो वो पंप कर सकते हैं और ऐसे डंप कर सकते हैं। जिसका मार्केट कैप बड़ा होता है, जैसे आज सपोज करो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का मार्केट कैप अगर 500 बिलियन है, अगर कोई लोग 10 बिलियन इकट्ठे करके चाहे कि मार्केट को पंप कर दें 10 बिलियन डाल के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिटकॉइन को। लेकिन यही अगर आप जाके किसी 10 बिलियन का मार्केट कैप, तो मतलब सपोज करो बीएनबी को आप करना चाहो, या या किसी और को करना चाहो, तो आप 10 बिलियन से मार्केट को हिला सकते हो। जितना बड़ा मार्केट कैप उतनी कम वॉलेटिलिटी, जितना छोटा मार्केट कैप उतना पंप एंड डंप। वन मोर थिंग काशिफ भाई कि इस साल हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे, एफ वाला तो अभी है ये, इससे पहले वॉल्ट वाला केस था, सेल्सियस नेटवर्क वाला इशू था एंड और भी थे। सो इन सब चीज़ों को तो रेगुलेटर्स भी मतलब देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिप्टो पर बनाएंगे आगे। इंडिया में तो क्रिप्टो बिल भी अभी आना बाकी है। सो उनकी नज़र में ये तो एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करेगा, मतलब इंडस्ट्री की अगर बात करें तो। मतलब देखिए अभी आप। तो तलवारें बाहर आ जाएंगी। अभी तो सब देख रहे हैं इसको। गवर्नमेंट ओन्ड फंड्स के पैसे लगे थे एफटीएक्स में, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। रेगुलेटर्स को और बहाना मिल जाएगा पूरी दुनिया में। लूना, सेल्सियस, ये सारे आगे पीछे हो गए सारे एपिसोड्स। इनमें एक चीज कॉमन है सब में काउंटर पार्टी रिस्क था। और सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे। मैं तब मानता कि इंडस्ट्री खत्म हो गई जिस दिन इथेरियम खत्म हो जाए सपोज, राइट, या बिटकॉइन जो है उसमें डबल स्पेंडिंग हो जाए, मैं तब मानूंगा कि इंडस्ट्री खत्म हो गई। इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई, डीफाई को कुछ नहीं हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन को, जो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड चीजें, पॉलीगॉन, इथेरियम, बिटकॉइन बखूबी अपना चल रहे हैं, चलते रहेंगे। वो सिक्योर हैं, डिसेंट्रलाइज हैं। वहां पे जो ब्लॉक जैसे माइनिंग चल रही है वो रूटीन में चल रही है। जो लोग बिल्ड कर रहे हैं एप्लीकेशंस वो बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग कॉमन है इस पूरी जो मैंने नाम लिए, इन सब में काउंटर पार्टी रिस्क है। और कोई एक इंडिविजुअल है जो चीजें लीवरेज कर रहा था। सेल्सियस वाले ने भी लीवरेज, जरूरत से ज्यादा लोन बांट रखे थे, जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेट कर रखी थी अपनी बैलेंस शीट। 3AC ने भी जरूरत से ज्यादा बैलेंस शीट को इन्फ्लेट कर रखा था। जहां पे भी ये लीवरेज है, और बाय द वे हमारे यहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी लीवरेज पे बहुत चलते हैं। बड़े बुजुर्गों ने एक चीज बोली थी कि जितनी चादर उतने पैर बिल्कुल। फैलाने को। आपको क्या लगता है, क्या वो कि हमारे वो बुजुर्ग थे तो वो उनकी बात को इग्नोर कर दो, और अगर आप उनकी बातों को, चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे। मेरा ये मानना है। बट ऐसे दुनिया चलती नहीं है। दुनिया लीवरेज पे ही चलती है, और दैट्स द वे इट इज। फाइन काशिफ भाई, जब से पूरा एपिसोड ये सामने आया हमने देखा कि सीजी ने ट्वीट्स किए, फिर एसबीएफ ने ट्वीट्स किए, मतलब सब कुछ जो वो सोशल मीडिया पर चल रहा था इधर से उधर। इससे पहले एक और सीन था सीजी और निशल वाली, जो बाइनेंस के वजरएक्स बाइनेंस कंट्रोवर्सी थी, वो भी हमने देखी ट्विटर पर, मतलब रायता फैलाया दोनों ने। सो क्रिप्टो वर्ल्ड के दो सबसे बड़ी पर्सनैलिटीज सोशल मीडिया पर ये सब करती है, रायता फैलाती है। सो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब पड़ता है पूरी इंडस्ट्री पे, एक इमेच्योर बिहेवियर है। हाँ, मेच्योरिटी है। और ये इंडस्ट्री अभी बहुत नई है, बहुत नए उस पे है। इसीलिए खासकर हमारा जैसा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर कभी आप उसको ध्यान से सुने, इन्हीं चीजों से हम सतर्क करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है, जिम्मेदार तो आप भी हैं। आप वो वाला कंटेंट देखना ही नहीं चाहते। जैसे हमारा एक शो है वेब3 की दुनिया, अगर आप उसको कोई देखो, 90 एपिसोड होने वाले हैं उसके। 90 एपिसोड अगर आप देखोगे, हम टेक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कौन सी चीज रहेगी 50 सालों में, कौन सी चीज नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, डिफरेंस क्या है। लेकिन वो 1 घंटे का शो होता है, और उसमें थोड़ा सा तपस्या है वो शो को देखना। और अगर मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये बताऊं कि मेरे कहने पे ये वाले 5 सिक्के ले लीजिए, आपको लगेगा यार ये वाला वीडियो अच्छा है, तो गलती आपकी भी है, जिम्मेदार आप भी हो। देखिए, जिन लोगों को फंडामेंटल पता है वो आज भी नुकसान में नहीं है, ठीक है। बट जिन लोगों को थोड़ा सा भी ग्रीड उनके अंदर आ जाती है, तो फिर नुकसान ही नुकसान है। मैंने भी आपके कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब चैनल पर, एंड आई वुड से कि सभी जो है वो बेसिक्स को हम वहां पर कवर करते हैं टू एजुकेट पीपल इन क्रिप्टो। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि बिल्कुल। लोगों को समझ में आए। आपका भी इनिशिएटिव अच्छा है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक मैसेज जा रहा है।
एक सही इन्फॉर्मेशन जा रही है। काशिफ भाई, हमने इंडस्ट्री की बात कर ली, रेगुलेटर्स की भी बात कर ली, इन्वेस्टर्स की भी यहाँ पर बात कर ली, बट मुझे आप ये बताएं कि ऐसी सिचुएशन में आप जैसे क्रिप्टो एजुकेटर जो टेक्नोलॉजी को बैक करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं लोगों के लिए, तो उनको कितना पेन होता है ये सब चीज़ देख के, ऐसे केसेस देख के? लोग तो आप पर भी सवाल खड़े कर देते होंगे, मतलब हाउ यू टैकल सच सिचुएशंस? क्योंकि हम लोग को इसलिए बहुत और झटका लगता है कि एक तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं बाहर, घर वाले, नेबर्स, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप कैसी इंडस्ट्री में काम करते हो, कितनी वॉलेटाइल है, कितनी ये है, कितना वो है, कितना झूठ है, कितना फ्रॉड है, कितना ये है, आप इस इंडस्ट्री में काम क्यों करते हो। तो मुझे लगता है तब तो और ज्यादा जरूरत है हमें, हमारे जैसों की काम करने की। क्योंकि विश्वास, लोगों को सही चीज समझाना, सही चीज सिखाना, ऐसे इवेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ कस्टडी, काउंटर पार्टी रिस्क, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में चलना चाहिए, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। बट ग्रीड हमेशा रहेगी और हर जमाने में रही है, आगे भी लोग नुकसान करेंगे। लेकिन ये एक साइकिल है, यह साइकिल हर साल होती है, हर 2 सालों में रिपीट होती है। इसमें से कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। एग्जैक्टली काशिफ भाई, जो लोग टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं एंड लोगों को सिंप्लीफाई करते हैं टेक्नोलॉजी, उनकी सिचुएशन में और ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एक और बात यहाँ पर बताएं कि जैसे हमने देखा कि बिटकॉइन, इथेरियम, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है रेड में है। इस एपिसोड के बाद हर जगह मेजर सेल ऑफ देखा जा रहा है, सब कुछ डाउन है। तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आगे और कितने वक्त तक ये कंटिन्यू करेगा, इसकी वजह से और कितने नीचे जाएगी मार्केट? देखिए, मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट है, वो बेयरिश है और नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। और अब जो टेक्निकल जो पंडित हैं वो अलग अलग तरीके की मीटिंग, वो एक प्रिडिक्शंस दे रहे हैं कि इतने का हो जाएगा, उतना हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि बाइनेंस बोल देता है कि डील सक्सेसफुल हो भी गई, तो भी मार्केट के अंदर कोई खास प्रभाव अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों लोगों का विश्वास डगमगाया है, एक्सचेंजेस से भी डगमगाया है। और गोइंग फॉरवर्ड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू रिकवर वेरी सून। राइट काशिफ भाई, बड़ा मुश्किल वक्त है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, एंड ऐसे इवेंट्स पूरी इंडस्ट्री पर लोगों का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसको जो है ना पूरी तरह से तोड़ देते हैं एक तरीके से। बट अगेन एज यू सेड की टेक्नोलॉजी को देखें, ऐसे इवेंट्स पहले भी हुए हैं एंड इसके बाद जो है वो कुछ नए चेक्स एंड बैलेंसेस हमें जो इंडस्ट्री में आगे देखने को मिल सकते हैं। वैसे जब आपसे बात होती है तो फिर और लंबा डिस्कशन हो जाता है, और लंबा डिस्कशन करने का मन करता है ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, चीज़ों को जो आप समझाते हो उसको लोग भी पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली इंजॉय भी करता हूँ ये कन्वर्सेशन, क्योंकि अब वो शायद वो एक वो हो गया कि आपके चैनल पे वो एक चेहरा कॉमन हो गया है ना, कि भाई हम वहाँ आते ही आते हैं, तो वो एक लोग एक्सपेक्ट भी करने लग गए हैं शायद आपके चैनल पे अब। बिल्कुल, लोग स्पेसिफिकली कमेंट्स करके सवाल पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। कुछ तो रैंडम कॉइन्स के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई ये जो कॉइन है आप इसके बारे में बताएं, ये नया टोकन आ रहा है एक्चुअली उसके बारे में बताएं। भी कर लेंगे उस कॉइन्स के आंसर, उनको उन्हीं के उसमें दे दूंगा कि एक्चुअली में सब सिक्योरिटीज हैं, सब वो करना चाह रही हैं जो वेब 2 में लोग कंपनीज करती थी, वेब 2 में शेयर्स इशू करती थी, वेब 3 में टोकन इशू करती है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब आप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो करिए अपने रिस्क पे, लेकिन अगर आप एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ लॉन्ग कमाई चाहते हैं ग्रो करते हुए रिस्क फ्री तरीके से, रिस्क तो बिटकॉइन में भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, लॉन्ग टर्म में तो अपसाइड है उसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है पीछे वो फंडामेंटल है, वो स्ट्रांग है। अब आपको फैसला लेना है कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या आपको एसेट, डिजिटल एसेट में जो जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है बिटकॉइन, उसमें करना है। सो थैंक्स काशिफ भाई आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, फिर से बात करते हैं एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।